फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है 15 जून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो इसको आंसर देख लेते हैं। विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन या कार्ल लैंडस्टीनर की याद में पूरी दुनिया में यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था 14 जून 1868 को। तो इन्होंने किया क्या था? इन्होंने इंसानी रक्त में एग्लूटिनिन की मौजूदगी के आधार पर ब्लड ग्रुप की पहचान की थी। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर जी ने ही की थी। तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की बात आई है तो मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसे यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहते हैं। और वर्ड ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इसे कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपेटर, या इसे हम सर्वग्राही भी कह सकते हैं। सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं और सर्वग्राही कहते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में कब? 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी और इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ 1930 ईस्वी में। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज कब की थी? 1900 ईस्वी में की थी। तो प्रतिवर्ष 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। भारत में रक्तदान मामले में सर्वाधिक अग्रणी राज्यों की बात करें तो रक्तदान के मामले में पंजाब और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं भारत में। तो भारत में रक्तदान के मामले में पंजाब व मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर की जन्म दिवस। चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ओडिशा आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ओडिशा। किस लिए आईएसओ प्रमाणन इसने प्राप्त किया? तो आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए। पहले चरण में क्योंझर और संबलपुर जिलों के लिए आईएसओ प्रमाणन लिया गया था और सभी छात्रावासों में व्यापक मूल्यांकन छात्रावासों के मानक व गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था ताकि उन्हें आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हो सके। तो ओडिशा बन गया है आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य। ओडिशा की बात करें तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। ओडिशा के नेशनल पार्कों की बात करें तो यहाँ के भीतरकनिका व सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ओडिशा में ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड ने कहा है कि वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य 2020 की पहली तिमाही में लगभग 5% घट गया था। तो अंकटाड ने कहा है कि वैश्विक व्यापार का जो मूल्य था वह 2020 की पहली तिमाही में 5% घटा और जो चालू तिमाही है, जो तिमाही चल रही है, इसमें 27% की गिरावट आने की उम्मीद है। तो अंकटाड का ये जो अनुमान है यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप है, जो वैश्विक व्यापारिक व्यापार में 13 से 32% की गिरावट की उम्मीद करता है। तो WTO ने उम्मीद की थी 13 से 32% की गिरावट की और ये इसके अनुरूप अंकटाड ने भी अनुमान लगाया है। अंकटाड की बात करें तो यह व्यापार, निवेश व विकास के मुद्दों से निपटने वाली एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र इकाई है। यहाँ अंकटाड की स्थापना लिखा हुआ है। अंकटाड की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जून के पहले या दूसरे सप्ताह में मिजोरम राज्य में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। तो ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया जाता है? जून के पहले या दूसरे सप्ताह में, और इस वर्ष यह दिवस मनाया गया 11 जून को।
राज्य सरकार 1999 से इस दिवस को मना रही है और इस दिन को राज्य के विविध वनस्पतियों व जीवों की रक्षा करने व क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को संरक्षित रखने के लिए मनाया जा रहा है। तो राज्य सरकार इस दिवस को 1999 से मना रही है। क्यों मना रही है? विविध वनस्पतियों व जीवों की रक्षा करने व क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को संरक्षित रखने के लिए। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में नेशनल पार्क है फागुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है मिजोरम में। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा जी और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 के मद्देनज़र केंद्र ने एक स्वास्थ्य श्रृंखला पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य पथ। तो आरोग्य पथ स्वास्थ्य श्रृंखला पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र। और यह एक वेब आधारित समाधान है जो डिजिटल रूप से लॉन्च किया गया है और इसे विकसित किया है या लॉन्च किया है CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने इसे लॉन्च किया। या निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं व ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति व वास्तविक समय की उपलब्धता प्रदान करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश ने राज्य के निवेश अनुमोदन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की है। तो हाल ही में एक नोडल एजेंसी की स्थापना राज्य के निवेश अनुमोदन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में। किसकी अध्यक्षता में की गई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में। पहली बार यूपी में निवेश के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया गया है। तो ऐसा पहली बार है कि जब यूपी में निवेश के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 15 दिनों के भीतर निवेश से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देने की भी योजना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद आफरीदी। तो शाहिद आफरीदी जो कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रहे हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस घातक वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बन गए। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर कोविड-19 से संक्रमित होने वाले कौन बन गए हैं? शाहिद आफरीदी जी। शाहिद आफरीदी की बात करें तो इन्होंने 1998 से लेके 2018 तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला, जिसमें शामिल हैं 27 टेस्ट, 398 ODI और 99 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल हैं। शाहिद आफरीदी जो कि ऑलराउंडर हैं, यह तौफीक उमर व जफर सरफराज के बाद नोवेल कोविड-19 वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले तीसरे पाक क्रिकेटर हैं। तो पाक क्रिकेटरों में ये तीसरे हैं, लेकिन ये पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर भी बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है RBI ने HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कैजात भरूचा की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो हाल ही में RBI ने HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति की मंजूरी किसे दी है? कैजात भरूचा को। अपनी वर्तमान स्थिति में भरूचा कारपोरेट बैंकिंग, उभरते कारपोरेट समूह, व्यापारिक बैंकिंग, पूंजी बाजार व वस्तुओं के व्यापार, कृषि ऋण के थोक बैंकिंग, कवरिंग आदि क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार हैं। तो हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिली है कैजात भरूचा को। HDFC बैंक की बात करें तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, मुंबई में हुई थी, लेकिन जनवरी 1995 में इसने कार्य करना शुरू किया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में। तो 1994 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई और जनवरी 1995 में HDFC बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत लाए जाएंगे। तो अमेरिका जो है भारत को 100 हाई प्रोफाइल वेंटिलेटर उपलब्ध कराएगा। ये जो वेंटिलेटर होंगे ये US आधारित फर्म द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं और ये US में कहाँ से आ रहे हैं? तो शिकागो से आ रहे हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट से ये वेंटिलेटर भारत आएंगे और यह पूरी तरह से इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रबंधित है। तो अब अमेरिका 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत को देगा जो कि एयर इंडिया की फ़्लाइट से भारत लाए जाएंगे और ये इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई, जिसे हम सौनी योजना भी कह सकते हैं। इसके चरण 2 व चरण 3 में क्या होने वाला है कि नर्मदा जल के साथ सौराष्ट्र के 115 बांधों को क्रमशः 15 अगस्त और मार्च 2021 तक पूरा करने की योजना है। तो दूसरे चरण को 15 अगस्त तक और तीसरे चरण को मार्च 2021 तक पूरा करने की योजना है। उसके तहत 115 बांधों को नर्मदा जल के साथ जोड़ने का प्रावधान है।
योजना का पहला चरण पूरा हो गया है और अब बाढ़ बांध जलाशयों को भरना संभव है। चरण 3 में लिंकों के माध्यम से 42 बांध जलाशयों को 457 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से भरने की आवश्यकता है। तो सोनी योजना कब तक पूरा करने की योजना है? मार्च 2021 तक तीसरे चरण को और 15 अगस्त तक दूसरे चरण को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र ने हाल ही में अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है। तो पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है तो किया क्या है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नया नामांकित विभाग जो होगा वो प्रकृति के 5 तत्वों पर काम करेगा और विभाग शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा नियंत्रित है। महाराष्ट्र देश के उन कुछ राज्यों में से है जिनके पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक समर्पित विभाग है। तो जलवायु परिवर्तन को समर्पित करने के लिए एक समर्पित विभाग वाले राज्यों में महाराष्ट्र भी एक राज्य है और इसके अतिरिक्त गुजरात, यूपी, हरियाणा व कुछ अन्य राज्य हैं जहां जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक समर्पित विभाग है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व विश्व लाइट हैवीवेट मुक्केबाजी चैंपियन अलेक्जेंडर ग्वोजेटक सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो अलेक्जेंडर ग्वोजेटक जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे क्या थे? तो वे हैं लाइट हैवीवेट मुक्केबाजी चैंपियन। उन्होंने 2012 ओलंपिक में लाइट हैवीवेट में कांस्य पदक भी जीता था। दिसंबर 2018 में उन्होंने WBC खिताब भी जीता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर ग्वोजेटक जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं अपने करियर से, तो वो वे क्या थे? तो वे पूर्व विश्व लाइट हैवीवेट मुक्केबाजी चैंपियन थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में तीसरा भारत आसियान युवा संवाद संपन्न हुआ। कब से कब तक चला? 8 से 10 जून 2020 तक चला और यह संवाद वर्चुअली यानी ऑनलाइन आयोजित किया गया और मुख्य रूप से इसका जो सेंटर था वह था कोविड-19 महामारी। तो यह पूरी तरह से कोविड-19 महामारी पर केंद्रित रहा और कब संपन्न हुआ? 8 से 10 जून 2020 को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। तो इस 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया क्यों है? इसलिए किया है क्योंकि अभी हाल ही में असम के बागजान में तेल के कुओं में आग लग गई। तो यह जो टीम होगी या कह सकते हैं समिति होगी, या उन परिस्थितियों के बारे में जांच करेगी जिसके कारण असम के बागजान में विस्फोट की घटना हुई थी। तो असम के बागजान में तेल के कुओं में लगी आग की जानकारी के लिए, मतलब जांच पड़ताल करने के लिए समिति का गठन किया गया है जिसमें 3 सदस्य शामिल हैं। उनके नाम हैं, एक तो है हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के महानिदेशक SCL दास और ONGC के पूर्व अध्यक्ष BC बोरा और ONGC के पूर्व निदेशक TK सेन गुप्ता शामिल हैं। तो जो 3 सदस्य इसमें शामिल हैं उनके नाम हैं SCL दास, BC बोरा और TK सेन गुप्ता। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ, वे एक खिलाड़ी थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि टोनी ड्यून किस खेल से संबंधित थे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।